हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एक सीरीज है 100 जेईई एडवांस मैथ्स डीपीपी जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें डे 1 का अपना जो टास्क क्या रहेगा, डीपीपी नंबर 1 को सॉल्व करना। ठीक है स्टूडेंट, तो नाउ डीपीपी स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना समझते हैं ना। अच्छा, पहले हमने क्या किया है, डीपीपी में क्या किया, 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम ली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सभी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से ली गई है और सभी क्वालिटी प्रॉब्लम्स ही ली गई है यहाँ पर। ठीक है, तो हर एक प्रॉब्लम अपने आप में जानदार और शानदार प्रॉब्लम है ना। तो उसके बाद में 2 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम लिया गया है ना। ठीक है, इसका थर्ड का जो ऑप्शन है वो 37/210 है ना, ये रखना है आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 एक पैराग्राफ हमने लिया है। उसके बाद में एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये लिया गया है, ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है और ये अपना कैलकुलस का प्रॉब्लम है ना। तो स्टूडेंट बाद में इसका आंसर की है ही ना। प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम पहला वाला। तो क्या दे रखा है प्रॉब्लम में, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है, देन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू क्या रहेगा, ये हमसे पूछा गया है ना। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम है। तो क्या करना चाहिए। अच्छा देखो, अगर अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट दे रखे हैं तो हमें इतना मालूम चल सकता है कि भाई सम ऑफ रूट कितना है, ये हम निकाल सकते हैं। भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, ये भी चलो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स ना, ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। बट क्या ऐसा करने से फिर अब आगे क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मेनली तो ये ध्यान देना है। अच्छा, अब एक बार कुछ अगर दिमाग में एक आइडिया ये है कि मैं इसका एलसीएम ले लूँ, एलसीएम लेकर के तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या और लॉजिक हो सकता है। हाँ, एक लॉजिक ये हो सकता है कि पहले तो कुछ बातें समझे कि अगर मैं फर्स्ट टर्म अगर समझूं, ये टर्म और ये टर्म, ये कुछ सिमेट्रिक है। ठीक है, ये तीनों टर्म सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी एक टर्म को अगर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ किसी स्टैंडर्ड पॉइंट तक, हो सकता है प्रॉब्लम उसके बाद आसान हो जाए। ये माइंड में से लॉजिक आना चाहिए। तो अब हमें क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं। ठीक बात है, तो अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है तो सेटिस्फाई भी कराएंगे ना। तो अब शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम को ना सॉल्व करना। तो हमने क्या किया, फर्स्ट जो अपना एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लिखा हुआ, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1। ठीक है, ये टर्म लिखा हुआ है। अब मुझे काम क्या करना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करना है ना। अब सिंप्लीफाई कैसे करें, आपको एक बात ये मालूम है कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगा अल्फा क्यू माइनस 2 अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा क्यू माइनस 1 है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म लिखा हुआ है। इस टर्म को भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो इस वाले पार्ट में अगर आप अल्फा माइनस 1 से, एक सेकेंड लिख लेते हैं, अगर मैं इसमें अल्फा माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला पार्ट अल्फा क्यू माइनस 1 बन गया। अच्छा, अल्फा क्यू माइनस 1 बना तो इसका वैल्यू तो मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, प्लस लोअर वाले पार्ट में इसे रिड्यूस किया जा सकता है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, नीचे वाले पार्ट को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, तो अल्फा क्यू यहाँ दिखाई दे रहा है और माइनस 1 भी दिखाई दे रहा है, मतलब और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा क्यू आया, माइनस अल्फा स्क्वायर आया, माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा प्लस का अल्फा। ठीक, 1 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो अल्फा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अल्फा क्यू माइनस 1 का अगर वैल्यू मैं यहाँ से पुट करता हूँ तो कितना आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस ऑफ 6 अल्फा, ये आ जाएगा। तो अल्फा, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट किया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 अल्फा अपॉन में अल्फा क्यू माइनस 1, इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फा क्यू माइनस 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 अल्फा, ये आ गया। इस वाले पार्ट को अगर सिंप्लीफाई कराए तो माइनस का 2 स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 अल्फा आ गया। ठीक है ना, तो बात कुछ सिंप्लीफाई हो रही है। अब देखो 2 अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं तो कैंसिल हो गया, माइनस का 6 अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस 4 अल्फा। ठीक है, तो अल्फा तो यहाँ आया और ये क्या लिखा हुआ हमारे पास में, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 अल्फा अपॉन में कितना आ गया, माइनस ऑफ 4 अल्फा आया। मतलब अल्फा से अल्फा भी कैंसिल हो गया। मतलब अगर इस वाले फर्स्ट पार्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो फर्स्ट वाला पार्ट तो कितना आ रहा है, माइनस 1 अपॉन 4 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 अल्फा आया। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन तो हमारे पास में ये आया। सिमिलरली अगर आप जब सेकंड को सॉल्व कराएंगे तो ये किसमें आ जाएगा, बीटा में आएगा और ये गामा में आएगा ना, सेम ही टर्म आ रहा होगा। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 1 अपॉन 4 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 अल्फा। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट को जब लिखेंगे तो माइनस 1 अपॉन 4 यही टर्म आ रहा होगा हमारे पास में, बस अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा, तीसरे में बीटा
अल्फा की जगह गामा आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक ही बार में लिख देता हूँ। क्या किया हमने, -1/4 तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अगला जो टर्म बन रहा होगा कितना बनेगा, 2 बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 बीटा, और ये आ जाएगा 2 गामा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 गामा। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। नाउ तो अब इस वाले पॉइंट को समझें, तो आगे से मैं क्या कर सकता हूँ, -1/4 तो हमने यहाँ से लिखा। अब इसमें 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा -6, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। 6 अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बचा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ से समझो। हमें किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसका वैल्यू मुझे चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का अगर मैं वैल्यू ढूंढूं तो सम ऑफ रूट एक्चुअली कितना आ रहा होगा, 2 आएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, माइनस के बाद फिर प्लस साइन लेंगे, 6 आएगा। फिर यहाँ से आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस कांस्टेंट टर्म, कितना आ रहा, -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री वो 1 है। ठीक है, फाइनली इसका वैल्यू भी 1 आया। नाउ तो अब देखो इसकी अगर वैल्यू समझें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू तो कितना है, 2 आया। 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 4 आ गया, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ गया। तो यहाँ से तो फाइनली कितना है, -8 आया। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो आ गया -8, और सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2 आ रहा है। मतलब इसका वैल्यू आ रहा है हमारे पास में -8 आया, इसका जो वैल्यू आया वो कितना है, 2 आया। ये कितना हो गया, -16 -12, तो ऊपर हो गया -16 -12, ये आ गया -28। -28 को जब 4 से डिवाइड कराओगे माइनस तो प्लस हो जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर आया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन का। ठीक है, क्या ऑप्शन दे रखा है, हाँ 7 दे रखा है ऑप्शन में, तो अपना कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा और बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था। नाउ क्या आंसर दिया है, फर्स्ट का सी ऑप्शन। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा स्टूडेंट, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत ही धांसू प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व करना। अगर आपने इसका सही डायरेक्शन नहीं पकड़ा ना, इस सवाल को आप गलत करें या ना करें, बट उसको लेंथी बहुत ज्यादा कर दोगे, बहुत बड़ा कर दोगे। अच्छा, इस सवाल में आपको कुछ नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी, तो बहुत ध्यान से इस सवाल को आप सॉल्व करना, इतना आसान नहीं है ये सवाल ना। तो आई थिंक आपने जब डीपीपी को जब सॉल्व किया होगा तो आपको मालूम चला होगा कि सवाल में क्या खास बात है और ये कहाँ टाइम टेकिंग हो रहा था ना, जबकि ये प्रॉब्लम अपना 2 मिनट का प्रॉब्लम है। ओके, प्रॉब्लम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ, लेट आर बी द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन एंड दिस एलिप्स। आर हमारे पास ये रीजन दे रखा है, आर डैश बी ये रीजन दे रखा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस एंड दिस लाइन एंड दिस एलिप्स। देन द वैल्यू ऑफ एम निकालना है हमें सच दैट आर एंड आर डैश हैव द सेम एरिया, मतलब स्लोप ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करना है जिसके लिए आर और आर डैश का कितना एरिया है, सेम एरिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रॉब्लम को देखो अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना ना। पहले तो हम वो वाला मेथड लगाएंगे जो जनरली सोचने में आता है और जो इसका आपने भी फॉलो किया होगा। ठीक है, हमारे पास ये एलिप्स दे रखा है, इसका वाई एक्सिस यहाँ पर 3,0 पे कट कर रहा है, यहाँ -3,0 पे कट कर रहा है, यहाँ 0,1 और यहाँ 0,-1। ठीक है, ये एलिप्स हमने बना लिया। क्या दे रखा है, आर इज द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन 2y = x। मान लो ये लाइन हमने ले लिया 2y = x एक्सिस। थोड़ा लाइन को अलग तरीके से लेते हैं, यहाँ से कुछ ऐसा डायग्राम बनाता हूँ, 2y = x। ठीक है, ये लाइन हमारे पास में, तो क्या दे रखा है, इस लाइन एलिप्स और एक्स एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया है वो ये वाला एरिया आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। आगे हमें क्या दे रखा है, आर डैश, ये जो रीजन है इसको आर बोला हुआ है। आर डैश इज द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस एंड द लाइन y = mx। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, मान लो ये लाइन है y = mx। ठीक है, इससे जो बाउंडेड एरिया है, इस कर्व लाइन और y एक्सिस से बाउंडेड एरिया ये वाला एरिया आ रहा है जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो सवाल में बोला गया है कि ये दोनों एरिया जो आ रहे हैं, दोनों रीजन जो है, इन दोनों के रीजन का एरिया कैसा बराबर है।
ठीक है, तो मान लो इसका एरिया अगर A1 है तो इसका एरिया अगर A2 मान ले, A1 इक्वल टू कितना दे रखा है, A2 दे रखा है। फॉर दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M, आपको M का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम को आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया होगा। मान लेते हैं कि पहले तो आपने इस वाले एरिया को निकालते हैं, ये तो एग्जैक्टली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको जब एग्जैक्टली कैलकुलेट किया होगा तो समझो मैं से पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, हम दूसरे वाले मेथड से पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत लेंथी पड़ता है। आपने क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया, इस ट्राइंगल का एरिया लिख देंगे प्लस इस एलिप्स से बाउंडेड एरिया लिख देंगे, तो हमारे पास टोटल एरिया ये आ जाएगा। मतलब अगर मैं A1 की बात करता हूँ तो A1 की अगर बात करें तो पहले तो हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व करने पर इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए। मान लो ये अल्फा कॉमा बीटा आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका एरिया लिखा A1 का, तो ट्राइंगल का एरिया लिख लेते हैं प्लस साइन। इस एलिप्स का जब एरिया लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अल्फा से लेकर के 3 तक आपने इंटीग्रेट किया y dx, ये अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। नाउ इधर वाले रीजन का एरिया निकालते हैं। तो इस रीजन का एरिया कैसे निकालोगे आप, अब देखो ये कर्व आ रहा है, दूसरा कर्व ये आ रहा है, तो ये अपर कर्व और लोअर कर्व से बाउंडेड एरिया आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एरिया आएगा कितना आ जाएगा हमारे पास, अपर कर्व कौन सा लिखा हुआ है, मान लो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेता हूं मैं x1 और y1, ये कितना है 0 to x1 ये है, और y अपर माइनस y लोअर, ठीक है, y डॉट dx, ये एरिया आ जाएगा हमारे पास। y अपर की बात करें तो अपर कहां से आ जाएगा, y अपर में लिखूंगा इलिप्स से, और y लोअर की अगर हम बात करें तो y लोअर कहां से आएगा, लाइन से आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन टर्म्स ऑफ m निकालोगे जो बहुत लेंथी सा जाएगा ना। ठीक है, आपने ये x1 निकाला, देन आप फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो यू फील कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत डिफिकल्ट इन द सेंस कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम के हमेशा जनरली दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है कंसेप्ट वाइज, दूसरा होता है कैलकुलेशन वाइज। तो ये प्रॉब्लम को अगर मैं देखूं तो कंसेप्ट वाइज बहुत आसान था बट कैलकुलेशन वाइज बड़ा लेंथी है। नाउ अब इसका हम समझते हैं नेक्स्ट मेथड, और नेक्स्ट मेथड को समझने से पहले आप कुछ कहानी सुनो। अब कहानी जो है अपन पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाली कहानी ही रहेगी। कहानी कुछ ऐसी है कि हम कहानी में एक सर्कल लेके आते हैं, ये मैंने एक सर्कल लिया, मान लेते हैं कि सर्कल ही है, और एक लाइन हमने लिया जो मान लेते हैं कि यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। तो इस लाइन ने जितना एरिया यहाँ बनाया विथ एक्स एक्सिस कर्व और दिस, तो ठीक है ये एरिया आ गया। मान लो ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस थीटा, मैंने क्या किया वाई एक्सिस से ऐसे एक लाइन ऐसे इसे रोटेट किया ना, यहाँ से थीटा एंगल से एक लाइन ऐसे बनाया। ठीक है, तो इस लाइन ने जितना एरिया थीटा एंगल बना रहा था, ये भी थीटा एंगल बना रहा है, तो सर्कल जो है सिमेट्रिक डायग्राम है। अगर सिमेट्रिक डायग्राम है तो आप ये बोल सकते हो कि इतना हिस्सा जो है, इस हिस्से का एरिया भी और इस हिस्से का एरिया, दोनों का एरिया कैसा आएगा, सेम आएगा। मान लो अगर इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है तो कैसा आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, ये बात आप सभी को अच्छे से पता है ना, डायग्राम से अपन बहुत अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब कमाल की बात क्या है कि इससे तो सर्कल की बात थी, अब हम बात कर रहे हैं एलिप्स की। अब आप बहुत ध्यान से सुनना बातों को ना। अच्छा, इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट और सीखो। अगर मान लो इस लाइन ने अगर थीटा एंगल बनाया है तो इस लाइन का अगर स्लोप की बात करूं तो इस लाइन का स्लोप तो आ जाएगा tan थीटा। अच्छा, इस लाइन का अगर स्लोप हम लिखें तो ये एंगल थीटा है, तो टोटल एंगल एक्स एक्सिस कितना आ रहा होगा 90 माइनस थीटा। तो इस लाइन का स्लोप अगर m2 मान लें तो ये कितना आएगा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा आएगा। tan ऑफ 90 माइनस थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cot थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ऑफ tan थीटा। तो 1 अपॉन ऑफ tan थीटा जब हमने लिखा तो 1 अपॉन ऑफ m आ गया। मतलब अगर इस लाइन का स्लोप m है तो भाई इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, 1 अपॉन m आएगा। ठीक है, तो इस बात को बड़ा ध्यान में हम काम में लेने वाले हैं ना। ओके, अब देखो उस सवाल में हमसे यही तो पूछा गया था कि 0 से लेकर 3 तक इस लाइन ने इतना एरिया बनाया। अब क्या है कि हमारे पास में 0 to 1 जा रहा है ना, ऐसा ना। अब इस लाइन का स्लोप किस लाइन के हम स्लोप ऐसे ड्रॉ करें ओरिजिन से जो सेम एरिया बनाए। ठीक है, अब आप समझो बात को ध्यान से। हमने क्या किया, हमें जो जानकारी है सर्कल के बारे में पता था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस बदलते हैं। अच्छा, अब रेफरेंस बदलने वाली बात को भी समझो। जैसे कि अगर मान लो कि इसी हिस्से की बात करता हूँ, इन दोनों का एरिया सेम सेम आ रहा है, मान लो कि मैंने रेफरेंस बदला, ये रेफरेंस बदला, ये रेफरेंस बदला,
एरिया दोनों का सेम ही आएगा। मतलब पहले ओरिजिन यहाँ था तो अब यहाँ था। मान लो कि अपने कुछ ऐसे लिखा, अभी भी एरिया दोनों का कैसा आएगा, रेफरेंस बदलने से क्या होता है, एरिया नहीं बदलता है। जो भी बदलेगा उसका इक्वेशन बदल सकता है, स्लोप बदलेगा, है ना, ये सब बदलता है। रेफरेंस बदलने से एरिया पे फर्क नहीं पड़ता है, कर्व की इक्वेशंस लिखने पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। उसके स्लोप पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि पहले अब ऐसा कुछ था तो अब लाइन कुछ ऐसे जा रही है, तो इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ना, तो स्लोप पे फर्क पड़ सकता है ना। अब देखो, आप काम की बात समझिए। क्या है हमारे पास में, इलिप्स दे रखा है। इलिप्स ये है, मुझे ध्यान है, इलिप्स है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 1 दैट इक्वल टू 1। और लाइन जो है वो कितना दे रखा है, 2y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। अब समझा बात को, मैंने क्या किया, इसको कुछ ऐसे लिखा, x अपॉन 3 का होल स्क्वायर, रेफरेंस बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और लाइन हमारे पास में कितना है, 2y इज इक्वल टू एक्स, ये है। अब मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को मान लो पूरे x मान लेता हूँ, कैपिटल X, ये कैपिटल X का होल स्क्वायर आ गया, दिस इज कैपिटल Y का होल स्क्वायर, और दैट इक्वल टू 1, इसको कैपिटल Y मान लिया। तो मतलब हमारे पास में क्या रहा, स्मॉल x/3 को आपने कैपिटल X माना, और स्मॉल y को आपने क्या माना, कैपिटल Y माना। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास एक नया रेफरेंस आ गया, कैपिटल X और कैपिटल Y, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसी रेफरेंस में मैं इस लाइन की इक्वेशन भी लिखता हूँ। तो लाइन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y, तो स्मॉल y का वैल्यू तो 2 आ गया, स्मॉल x का वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है। 2y इक्वल टू कितना आ गया, 3x आया। तो नया रेफरेंस ये रहा। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि इस रेफरेंस में अगर मैं बात करूं, मान लो एक सर्कल ये है, एक लाइन कुछ ऐसे गई है ना, ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, दूसरी लाइन कुछ ऐसे जा रही है जो इसके साथ में सेम ही एरिया बनाए। इस लाइन का स्लोप अगर बात करें, तो इस लाइन का स्लोप तो मुझे पता है, इस रेफरेंस में कितना आ जाएगा, y इक्वल टू mx, तो कितना आ गया, 3/2 आया। अभी हम सीख के आएंगे इन केस ऑफ सर्कल कि भाई इस रेफरेंस में इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप 1/m होगा। यहां तक मुझे समझ में आया। अच्छा, इस रेफरेंस में इस लाइन की अगर इक्वेशन लिखें, इक्वेशन कितना आ जाएगा, y इक्वल टू mx, तो m का वैल्यू तो आ गया 2/3 और x का वैल्यू कैपिटल X आया। तो ये सब हमने जो सॉल्व किया है, ये किस में सॉल्व किया है, इन केस ऑफ रेफरेंस कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ठीक है। x अपॉन 3 को हमने, इस लाइन को हमने कैपिटल X मान लिया ना। अब आप बात को समझो, पॉइंट को, ये था हमारे पास में रिवर्स अप्रोच हम लगा रहे हैं। रिवर्स अप्रोच का मतलब हमने इस रेफरेंस में सॉल्व किया, बट हमें आंसर किस में चाहिए, अपने इस रेफरेंस में चाहिए, स्मॉल xy में चाहिए। तो ठीक है, स्मॉल xy में चाहिए तो कैपिटल Y का वैल्यू कितना आएगा, स्मॉल y, तो 2/3 यहाँ से आया, और कैपिटल X का वैल्यू कितना आ रहा है, कैपिटल X का वैल्यू आ रहा है x/3, यहाँ से आ जाएगा स्मॉल x/3 आया। तो भैया अब इस लाइन की अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं तो कितना है, 2/9 इंटू एक्स आया, ये आ गया। इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, m इज इक्वल टू 2/9, ठीक है, दैट इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम बहुत ढंग से क्लियर हुआ होगा। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था, बहुत ही शानदार लाजवाब प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2/9 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, अकॉर्डिंग दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको सेकंड प्रॉब्लम में भी मजा आ गया होगा ना। नाउ हमने दो प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम की तरफ, थर्ड प्रॉब्लम। अच्छा, ये प्रॉब्लम भी बड़ा ही गजब का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को भी देखो मैं समझाऊंगा आप लोगों को, तो बड़े ध्यान से, बहुत ही तसल्ली से आपको समझना है, हम डिटेल में हम सारी बात समझेंगे, ठीक है। तो कैसे क्या करना चाहिए आप लोगों को, कि आपने देखो पहले सवाल के बारे में आप लोगों ने सवाल को अच्छे ढंग से पढ़ लिया है, तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, पर इससे संबंधित कुछ बातें हैं, पहले आपको वो सीखना चाहिए। अच्छा, पहले तो मैं एक सिंपल सा फंक्शन लेता हूं, f(x) इज इक्वल टू ऐसे कुछ लिखा, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पे x लिखा और यहाँ 2 - x लिख लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और यहाँ लिखते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। अब मान लो कि मुझे इसका लिमिट फाइंड आउट करना है, या फिर कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं, तो पहले हम लिमिट के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, x इज इक्वल टू 3 लिया, 3 पे मुझे इसका लिमिट फाइंड आउट करना है f(x) का।
जब लिमिट निकालेंगे तो इसका मतलब आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लिमिट में क्या है कि 3 की तरफ जा रहा है वो, आप x3 को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, अगर x3 को अप्रोच कर रहा है तो दो साइड से अप्रोच कर सकता है, इस साइड से और इस साइड से x3 को अप्रोच कर सकता है। जब अप्रोच किया तो अब बात समझो कि x मान लो कि जब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो x का वैल्यू, अब जो x राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो मुझे ये नहीं पता कि इधर वाला ये वाला जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे जो डॉट डॉट बना रहा हूँ एक्चुअली रैशनल है या इररेशनल है, मुझे नहीं पता। बट अगर मैं इस हिसाब से अगर जाऊं तो RHL LHL का जो आंसर दूंगा, मान लो अगर x रैशनल हुआ तब तो मैं आंसर कितना हो, x जब 3 को अप्रोच कर रहा है 3 आंसर आएगा। इररेशनल के हिसाब से अगर आंसर दूंगा तो -1 आएगा, मतलब RHL से अलग अलग आया है ना। ऐसे अगर मैं LHL की बात करता हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं अप्रोच कर रहा हूँ, लिमिट जब निकाल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड 3 को हमने अप्रोच किया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं अप्रोच कर रहा हूं तब मैं रैशनल के थ्रू जा रहा हूं या इररेशनल के थ्रू जा रहा हूं, ये हमें नहीं पता। बट अगर मान लो कि मैं रैशनल के थ्रू गया तब तो मैं आंसर लिखूंगा x का वैल्यू 3 की तरफ जा रहा है तो यहाँ 3 लिखेंगे, और x जब मान लो इररेशनल के थ्रू अगर मान लो जब जा रहे होंगे तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं x जब 3 की तरफ जा रहा है तो 3 से पहले वाला, जस्ट पहले वाला नंबर मुझे नहीं पता वो रैशनल है या इररेशनल। अगर रैशनल हुआ तब तो आंसर 3 होगा, इररेशनल है तब आंसर कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, तो RHL LHL क्या है, जो RHL है एक्चुअली क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ नहीं जा रहा, LHL भी क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ नहीं जा रहा। दैट्स वाई मैं से क्या बोलूंगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, एक बात तो आपने ये सुना। अब दूसरी बात आप सुनो। अब मैंने क्या किया, एक नंबर लिया, वो नंबर भी कैसे लिया, मतलब मैंने क्या किया, इसका लिमिट निकाला x टेंड्स टू 1 पर लिमिट निकाला जब x 1 को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, ये नंबर मैंने कैसे सोचा, इन दोनों को आपने बराबर किया, तो बराबर किया तो x का वैल्यू कितना, x इक्वल टू 2 - x, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना है, 1 आया सॉल्व करने पर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जिस नंबर पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं वहां पे लिमिट निकाले अपना। तो मान लो x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है, fx का लिमिट हमने निकाला, तो जब लिमिट निकालेंगे तो भाई राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ना, मतलब x मान लो x इक्वल टू 1, तो 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड से अपने अप्रोच किया, अब वो रैशनल पे चढ़ के जा रहा है या इररेशनल पे होके जा रहा है। ठीक है, दोनों बात, मान लो कि रैशनल पे होके जा रहा है, x रैशनल है तब तो वैल्यू 1 लिखोगे, मान लो x अगर इररेशनल है तब भी वैल्यू कितना लिखोगे, 1 ही लिखोगे। मतलब कैसा आ रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे LHL जब मैं लिखूंगा तो मान लो x अगर 1 की तरफ जा रहा है, इस साइड से जाए या इस साइड से जाए ना। अब मान लो इधर से गया तो रैशनल या इररेशनल पे से जाए, मान लो रैशनल पे होके गया तो भी ये 1 की तरफ जा रहा है, इररेशनल से होके जा रहा है तो भी 1 की तरफ, मतलब अल्टीमेटली जो LHL है वो 1 की तरफ जा रहा है। मतलब जिसकी तरफ जा रहा है तो मतलब इसका राइट हैंड लिमिट 1 आया, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया, तो मतलब लिमिट क्या हुआ, एग्जिस्ट कर गया। ओके, लिमिट एग्जिस्ट कर गया। सर जी फिर क्या समझ में आया आपको बात, बच्चों बात ये समझ में आई कि इस तरह के जो भी फंक्शंस होते हैं इनकी जो लिमिट होती है हमेशा क्या होगा कि लिमिट जिन पॉइंट पर x और ये दोनों फंक्शंस बराबर हो जाएंगे उन पॉइंट पे क्या होगा, इनका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, या फिर कहेंगे उन पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई। नाउ अब मान लो कि 1 पे अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 पे क्या होगा, 1 पे अगर मैं यहां से निकालता हूं तो राइट, मतलब 1 पर अगर लिमिटिंग वैल्यू लिखे तो 1 पर इसका वैल्यू और 1 पे इसका वैल्यू कितना है, बराबर बराबर आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब आप पॉइंट को समझो, है ना, पॉइंट को ये समझिए क्वेश्चन ने क्या बोला है। अब मैं इस वाले पार्ट को तो कर देता हूँ साइड, है ना, नीचे कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि उसने बोला है क्वेश्चन में लिमिट ऑफ x टेंड्स टू n fx एग्जिस्ट, मतलब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू n fx एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब x अगर n को अप्रोच कर रहा है, और n कैसा है हमारे पास में एक नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो कैसा है 100 से छोटा है। ठीक है, अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, x n की तरफ अप्रोच किया तो भाई x इक्वल टू n पर ये दोनों नंबर्स कैसे हो जाने चाहिए, बराबर, मतलब साइन ऑफ पाई n, जो मैं लिख रहा हूँ ये बात समझ में आ रही है ना आपको, और tan ऑफ पाई रूट n, ये दोनों कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। ठीक है, अगर x इक्वल टू n पर अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब x इक्वल टू n पर ये वैल्यू, x इक्वल टू n पे इसका वैल्यू बराबर आएगा।
ठीक, ये बात मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था जो आपको यहाँ समझनी चाहिए ना। नाउ अब क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। आपको पता है कि भैया साइन ऑफ एन पाई का वैल्यू 0 आता है, टेन ऑफ एन पाई का वैल्यू 0 आता है, और कॉस ऑफ एन पाई भी बता देते हैं हाथ की यार। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इसका वैल्यू कितना आता है, -1 पावर एन आता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। नाउ अब काम की बात क्या है कि साइन ऑफ पाई एक्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। अब समझो स्टूडेंट्स कि साइन ऑफ एन पाई का वैल्यू तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब टेन ऑफ पाई यहां लिखा हुआ है, रूट एन यहां लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा इसको रफ करते हैं। हाँ, अब इसका वैल्यू 0 आएगा, तो मतलब ये वाला जो हिस्सा है, अंदर जो हिस्सा लिखा हुआ है, ये कैसा होना चाहिए, एन का इंटीग्रल मल्टीपल बताइए। एन कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इस वाले टर्म को इंटीजर होने के लिए एन कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब एन का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 स्क्वायर हो सकता है, 2 स्क्वायर हो सकता है, 3 स्क्वायर, और कहां तक जा सकते हैं, एन 100 से छोटा है मतलब 9 स्क्वायर तक जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक की बात आपको समझ में आई। पूछा क्या है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सबका सम पूछा हुआ है। सबका सम कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, प्लस का 4 स्क्वायर, डॉट डॉट, प्लस का 9 स्क्वायर। यहां तक आ गया। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, आप सभी को याद होगा क्या फॉर्मूला आता है, एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं 9, n प्लस 1 10। ठीक है, अब कितना आएगा, 2n प्लस 1, तो 18 और 19 आ जाएगा। 2n प्लस 1 अपॉन में कितना है, 6 आया। अब इसे कटिंग करते हैं। कटिंग किया तो 2 से कट करते हैं, तो 5 टाइम्स, 2 से कैंसिल किया तो 3 टाइम्स, 3 से इसको कैंसिल किया तो 3 टाइम्स, ये आ गया 15। मतलब फाइनली कितना है, 15 इंटू 19 आया। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं 19 का, तो 19 इंटू 15, फिर 19 की टेबल कम याद रहती है ना, 15 का टेबल से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आ जाएगा, 135 आया। तो 13 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, प्लस वो रिमेनिंग क्वांटिटी। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 15 और 13 कितना आ गया, 28 आ गया। तो फाइनली कितना है, 285 आया। तो क्या आंसर होगा इसका, 285। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चेक करते हैं। इसका ये आंसर था सेकंड वाले का, तीसरे का डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसका ए है ना, 2/9 सही। तो स्टूडेंट सही है अपना आंसर ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आगे की प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये कैसा मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 तो आप सब लोग अच्छे ढंग से देख लो, बहुत ध्यान से देखो इसको। अब देखो इस प्रॉब्लम के बारे में समझो। वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, ए डॉट भी दे रखा है, ए क्रॉस भी दे रखा है। अल्टीमेटली आपको एक्स वाई जेड ऐसे कुछ दे रखा है आंसर में ना, मतलब आपको अल्टीमेटली वेक्टर बी निकालना है। अब वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके 2 अप्रोच हो सकती है। मेथड 1, पहला एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि आपने क्या किया, ए डॉट बी निकाला, उसको 11 पुट किया। ठीक है, ए क्रॉस बी निकाला, फिर कंपेरिजन से करके फिर वहां से आप कंपैरिजन करके फिर आप एक इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड को, जो कंपैरिजन वाला मेथड है, डायरेक्ट आपने ए डॉट बी निकाल दिया, यहाँ से 11 आ गया, फिर ए क्रॉस बी निकाला, फिर दोनों को कंपेयर कराया, कंपेयर कराने के बाद में फिर देन आप इसको आगे सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, इस वाले मेथड को तो मैं अवॉइड करता हूँ। अब मैं आपको सिखाता हूँ बढ़िया मेथड, जो इस प्रॉब्लम में आपको लगाना ही चाहिए और आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सेकंड मेथड को जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो पहले सेकंड मेथड के बारे में कुछ कहानी आपको सुनाता हूँ कि सेकंड मेथड में मैं बीटीपी का यूज करने वाला हूं। बीटीपी क्या होता है, ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सर, इससे क्या होगा बेटा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक्चुअली एक एप्लीकेशन होता है, इट इज यूज टू फाइंड वेक्टर। अगर कभी भी आपको वेक्टर्स निकालना हो तो आपके पास 2 अप्रोच होती हैं। एक तो नॉर्मली ऐसे लगाओ, जैसे अपना नॉर्मली करते हैं ना, एक्स वाई जेड वेक्टर मान लिए, एक्स वाई जेड में वेक्टर मान करके सॉल्व करते हैं। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा क्या होता है कि अब बीटीपी के बारे में जरूर सोचो, पहले बीटीपी सोचो, अगर बीटीपी काम नहीं करता ना, फिर कुछ और तरीका सोचिए। अच्छा, बीटीपी से कैसे आएगा, आप समझो बीटीपी से कैसे हेल्प करता है बीटीपी, ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी, मैंने ये लिखा। ठीक है, तो इस वाले जब वेक्टर को आप ओपन करोगे, मतलब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो कितना आता है, ए डॉट सी इंटू में आएगा बी वेक्टर माइनस ऑफ ए डॉट बी इंटू सी। क्या बच्चों आपको ये याद रहता है, कैसे याद रखते हैं आप लोग, मुझे बताइए। ये जो रिजल्ट है, कैसे इसको याद रखते हो। अच्छा, इसका मैं आपको बढ़िया तरीका बताता हूँ इसको याद रखने का तरीका। देखो पहले अगर आप देखो तो मैंने कहा कि ए और सी ब्रैकेट के हिसाब से जाओ, इस ब्रैकेट के हिसाब से, ए के हिसाब से अगर दिखाया तो सी दूर है,
तो पहले आपने क्या किया, दूर वाले वेक्टर का डॉट लिया और बचे हुए वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन, फिर आपने क्या किया, पास वाले वेक्टर्स का डॉट लिया, ठीक है, और बचे हुए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब क्या करना होता है, पहले दूर और फिर पास। जैसे जनरली क्या है, सिर्फ लोग जो होते हैं ना दूर दूर होते हैं, फिर वो पास पास होते हैं, ठीक है, जान पहचान बढ़ जाती है तो पास पास आ जाते हैं। नहीं, अदरवाइज लोग दूर दूर होते हैं तो दूर दूर पास पास, और फिर बाद में क्या दूर दूर हो जाते हैं। ये नेचर है ना, ये प्रकृति का नियम है ना, लॉ ऑफ नेचर। ओके ना, आपको आई थिंक ये फॉर्मूला याद हो गया होगा ना, ये समझाने के हिसाब से था। काम की बात क्या है इसमें, पहले तो फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, एक तो हमने ये सीखा। दूसरा हमने क्या सीखा कि बी और सी में ब्रैकेट लग रहा है तो ये वेक्टर बी और सी के फॉर्म में आ रहा है, बी पहले आया सी बाद में आया। एक तो हमें दूसरी बात हमें याद रखनी चाहिए। तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखो, बी और सी के प्लेन में आ रहा है, मतलब ना बी और सी के प्लेन में। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब बी का टर्म आगे सी है। अब सपोज करो आपको अगर ये पूरा वेक्टर पता है, ये लीनियर नंबर आ गया, मान लो कि थोड़ी देर के लिए 2b लिखा हुआ, मान लो कि ये 2 है, मान लिया ना, लेट मान लो कि ये 3 लिखा हुआ है, 3c। अब मान लो कैसे कोई वेक्टर दे रखा है आपको, बी सी वेक्टर गिवन है तो सी को उधर ट्रांसफर कराएंगे, 2 से डिवाइड लगा के आप वेक्टर भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? हाँ सर, बहुत बढ़िया से, अच्छे से निकाल सकते हैं, गुड। जब अपन निकाल सकते हैं इस तरह से, तो अब आगे समझो, अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये तो हुई काम की बात, और उसको हमने कर दिया अब साइड। अब काम की बात हो गई साइड। थोड़ा सा मैं अपनी पोजीशंस भी सही कर लेता हूँ। तो बच्चों वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, तो क्या दे रखा है हमारे पास में, ए क्रॉस बी दे रखा है ना। यहाँ समझो, ए क्रॉस बी बराबर ये वेक्टर दे रखा है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ए क्रॉस बी मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसे सी वेक्टर मान लेता हूँ। वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए पता है मुझे, तो मैंने क्या किया, ए के साथ में क्या किया, प्री क्रॉस किया। ध्यान रखो, ए के साथ में क्या किया मैंने, प्री क्रॉस, पहले क्रॉस किया। अलग अलग होता है ना प्री क्रॉस और पोस्ट क्रॉस, तो हमने क्या किया, प्री क्रॉस किया विथ ए, ठीक है, यहां तक की बात आई। अब ये क्या बन गया, बीटीपी। बीटीपी बन गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहां तो लगा सकते हैं फॉर्मूला, पहले दूर वालों का डॉट लिया इनटू ए, फिर माइनस, फिर पास वालों का डॉट लिया इनटू में बी, फिर कितना आ जाएगा, ए क्रॉस ऑफ सी वेक्टर आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं, ठीक बात। अब देखो ए डॉट भी आपको पता ही है, 11 ए लिख देते हैं, फटाफट लिखो। ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, फटाफट लिखो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो अंडर रूट में 4, 1 यहाँ से 25 यहाँ से आया, कितना आ गया, 30 आ गया ना, तो यहाँ 30 आ जाएगा, 30 बी वेक्टर आ जाएगा ना। अब क्या है, बी वेक्टर यहाँ पर है, ए क्रॉस सी। अच्छा ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी भी, ए वेक्टर भी मालूम है, सी वेक्टर भी पता है, तो दोनों क्रॉस ले लेंगे। अब देखो आपको ए वेक्टर पता है तो बी वेक्टर तो डायरेक्ट ही निकल गया ना। कितना आया बी वेक्टर, भैया बी वेक्टर आया 11 ए माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, दैट इक्वल्स टू आपने 30 बी लिखा, 30 बी वेक्टर, और 30 से मैंने यहाँ डिवाइड लगा दिया, तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर बी। बहुत ही आसान आया है। तो अब क्या है, मुझे ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना है, तो साइड में निकाल देते हैं ए क्रॉस सी। तो ठीक है, आई जे के, थोड़ा कलर का भी अब दूसरे कलर का इस्तेमाल करते हैं, आई जे के कैप। ए वेक्टर कितना है हमारे पास, 215, तो 215 यहाँ लिखा। वेक्टर सी कौन सा है, इसको हमने वेक्टर सी माना था, तो ये कितना लिखा हुआ, -13, -9 और 7। ठीक है ना, उसको सिंप्लीफाई करते हैं एक ही बार में। आई इनटू में कितना आएगा, इस रो और कॉलम को छोड़ा, 7 यहाँ से आ गया, माइनस माइनस प्लस 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ जे के, जे कैप है ना। इस रो और कॉलम को छोड़ा, इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 14 आया। इसको उधर मल्टीप्लाई किया, -13 इंटू 5, 65 प्लस 65 में आपने 14 जोड़ रहे हो तो ये कितना आ जाएगा, 79 इतना है। प्लस में कितना है, के कैप, तो इस रो और कॉलम को हटाया, -18 यहाँ से आया और प्लस का 13 यहाँ से आया, तो कितना है, -5 ये आ गया। क्लियर, तो यहां तक की बात तो मुझे समझ में आ गई। ये 52 लिखा हुआ है, मैं इसे सही से लिख देता हूँ, चलो ठीक है, याद ही रहेगा ना। अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं। वेक्टर बी है ना, ए क्रॉस सी सबकी वैल्यू जो यहाँ डाल दी हमने। अब निकालते हैं आगे। तो 11 यहाँ लिखा हुआ वेक्टर ए, वेक्टर ए कितना है, ये है वेक्टर ए 2 1, तो ये आ जाएगा 2i
प्लस का j प्लस का k, सॉरी 5k कैप माइनस ऑफ a क्रॉस c, तो कितना आ जाएगा 52i माइनस ऑफ 79j कैप माइनस का 5k कैप, इतना है अपॉन में कितना आ जाएगा 30, और दैट इज हमारे पास में कितना आ गया वेक्टर बी आया। ठीक है, तो वेक्टर बी फाइंड आउट करना था। कितना आ गया हमारे पास में 22, यहाँ से आया माइनस 52, 22 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 2 कट गया हमारे पास में 20 30, तो माइनस 30 बचा, मतलब माइनस 30i। यह जे की बात करें तो 11j यहाँ से आया, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 79 में एक जोड़ा तो 80 और प्लस 10 किया तो 90 जे कैप आ जाएगा। यहाँ से कितना बना 55k 55k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 60k कैप, अपॉन में कितना है 30 आ गया ना। उसके बाद में अगर 30 को डिवाइड कर देते तो माइनस आई प्लस का 3j प्लस का 2k कैप, ये है हमारे पास, तो माइनस आई प्लस 3j प्लस 2k कैप। ओके, तो ये हमारे पास में दे रखा है वेक्टर बी, ये आ गया। तो वेक्टर बी कितना आया बच्चों, आपको याद है या नहीं, मुझे भी याद, माइनस आई आ रहा था प्लस का 3j कैप आ रहा था प्लस का 2k कैप आ रहा है, ये है ना, कलर थोड़ा अच्छा सा लेते हैं ना, ये है वेक्टर बी आ रहा था माइनस आई 3j माइनस 132 ना। ठीक है, अच्छा देखो अब x की बात करें तो x का वैल्यू तो -1 आया, y का वैल्यू कितना आया 3 आया, अच्छा z का वैल्यू कितना आया 2 आया, यही वैल्यू आई x y z कंपैरिजन से। अब ऑप्शन ए को समझते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 आ रहा है, सही बात है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा क्या दे रखा है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 13, ये भी सही है। तीसरा क्या दे रखा है सिंपली नॉर्मल ब्रैकेट है, तीनों का सम कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 आएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी एक्स प्लस वाई 2/2 कितना आ जाएगा 1 आएगा, जबकि ये 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की बात सही से समझ आ गई। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, फोर्थ में ए एंड बी है ना, तो अपना दोनों ऑप्शन सही है। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके नाउ यहां तक की बात हमें समझ में आई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो बहुत ध्यान से समझो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज एट ट्रू। अच्छा ये वाला प्रॉब्लम अभी जेई एडवांस में आया था ना, 2020 में आया था, मतलब यही इन द सेंस कि इस जैसा प्रॉब्लम जेई 2020 में इस जैसा एक प्रॉब्लम आया था। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे समझो ध्यान से। तो x इंटू 10x यहाँ पर, अच्छा प्रॉब्लम को अगर ध्यान से देखें, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो इनइक्वालिटी के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, इनइक्वालिटी के फॉर्म में दे रखा है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर तो डेफिनेट आता है। ठीक, उसमें कुछ बातें हैं, मतलब कुछ तो क्या है पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, कुछ क्या होता है कंप्लीटली सॉल्व नहीं होता, बट आप क्या करते हो एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट करने का मतलब एक रफ आइडिया लेते हैं कि भाई इसका जो वैल्यू आ रही है वो इससे छोटी होगी या इससे बड़ी होगी, ऐसा कुछ आइडिया लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आप लोगों से एस्टिमेशन पता होगा ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, इससे डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं दे रखा, बस उसको एस्टिमेट कराया है कि भाई जैसे मान लो कि मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो इसका वैल्यू 2/5 से बड़ा है या नहीं, इतनी सी बात कर रहा है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, बाई पार्ट्स लगा के इसे सॉल्व तो कर सकते थे, x को बाहर निकाला 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन log sec x वगैरह ना, फिर सोचते ना। ठीक है, ऐसे इसकी बात करें, जैसे मान लो इसका है, बाई पार्ट से इसका मैं डेफिनेट वैल्यू तो निकाल सकता हूँ, फिर उसको मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। तो जब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कराएंगे sin 1 cos 1 कुछ ऐसे टर्म्स आ रहे होंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, मतलब उस तरह से तो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहिए। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। अच्छा और भी आइडिया है आप लोगों को, तो आप तो बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट बच्चे हो, कैसे बताते हैं, देखो कैसे 0 to 1 x 10x dx, इसको इंटीग्रेट करना है तो 0 to 1, x तो मैंने यहाँ लिखा। अच्छा 10x का तो एक्सपेंशन पता है आप सभी को, ये होता है 2/15 x पावर 5 डॉट डॉट ऐसे कुछ आता है, dx आया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को ही लिया पास पास वाले, क्योंकि थोड़ा सा मैनेज हो पाए। तो अब क्या किया कि इसमें देखो ये पूरा पोर्शन आप ऐड ही कर रहे हो, तो ऐड करने से क्या होगा, सभी पॉजिटिव नंबर है तो इसका वैल्यू बड़ा ही आएगा। किससे बड़ा आएगा, इससे बड़ा आएगा, 0 to 1 x इंटू एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3 से।
होगा कि नहीं होगा? हाँ, इससे बड़ा आएगा, सही बात है। इसका जो इंटीग्रेशन है वो इससे बड़ा आने ही आना है, और ये इंटीग्रेशन तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे? पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसी इंटीग्रेशन को। एक्स स्क्वायर तो अंदर भेजा हमने, या एक्स पावर 4 अपॉन में 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इतने वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, इसको इंटीग्रेट किया है तो एक्स क्यू अपॉन 3, एक्स पावर 5 अपॉन 5 तो 15 आ जाएगा। लिमिट की बात करते हैं 0 to 1। अपर लिमिट जब पुट कराएंगे तो 1/3 आया प्लस 1/15 आया, माइनस में 0 यहां से आ जाएगा लोअर लिमिट पुट कराएंगे तो, ठीक है। इसको अच्छा सॉल्व करते हैं तो 1/3 एक काम करते हैं, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो 5/15 आ गया, तो ये कितना बनेगा 6/15, और 6/15 को मैं कितना लिख सकता हूँ 2/5 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इस वाले इंटीग्रेशन की जो पूरी वैल्यूज आई वो कितना आया 2/5 आया, मतलब ये वाला जो पोर्शन है 2/5 के इक्वल होगा या फिर 2/5 से बड़ा ही होगा। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन आया तो उसने इस तरह से इसको सॉल्व किया था, जैसे आपने भी ऐसे ही सॉल्व किया है, इस तरह से इसका आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम तो क्लियर हुआ ना। आप सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है वो, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। कॉस एक्स का एक्सपेंशन भी पता है आपको। अच्छा, ये पूछ रहा है कि लेस देन इक्वल टू, ये मिनिमम पूछ रहा है, कम, इसका जो मैक्सिमम इंटीग्रेशन है वो कितना आ सकता है मैक्सिमम। तो ये तो आप आसानी से सोचोगे ना, कॉस एक्स जो है, कॉस एक्स ऑलवेज कैसा होता है 1 के इक्वल होगा या 1 से छोटा होगा। मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है वो ऑलवेज कैसा आ रहा होगा, लेस देन इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। इसके इंटीग्रेशन तो छोटा ही आएगा ना, ठीक है। हमने यहाँ लिखा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कराएंगे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1/3, मतलब ये तो 1/3 के इक्वल होगा या 1/3 से छोटा ही होगा। क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो सेकंड वाला तो अपना फटाफट ही सॉल्व हो गया, सेकंड में कहीं कोई दिक्कत नहीं गई ना। थर्ड की बात करते हैं। अच्छा, थर्ड में क्या है कि थोड़ा सा देखो मैं बताता हूँ कि ये अपना डीपीपी में चेंज कर दिया, यहाँ चेंज नहीं हुआ था। यहाँ 37 लिखा हुआ है, मतलब इसे पूरा लिख देता हूँ, 37/210 ये लिखा हुआ है ना। तो आपसे पूछा हुआ है कि भाई इसका जो इंटीग्रेशन है वो 37/210 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, तो ये आपको पता लगाना है। तो अब ये काम तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, एक्स क्यू साइन एक्स 0 to 1, 0 to 1 हमने यहाँ लिखा एक्स क्यू साइन एक्स dx, ठीक है। अब इसको एस्टिमेट करते हैं, मतलब इसका इंटीग्रेशन जो है कम से कम कितना इंटीग्रेशन आ रहा होगा, ठीक है। कम से कम का मतलब मिनिमम वैल्यूज क्या रही होगी ना, ठीक है। तो फिर से वही लॉजिक लगाते हैं, 0 to 1 हमने यहाँ किया, एक्स क्यू यहाँ किया, साइन एक्स। अच्छा देखो, साइन एक्स लेस देन इक्वल टू अगर एक्स लगाओगे ना तो एक्स पावर 4 करके तो हमें अपर लिमिट मिल जाएगी इसकी, है ना। और साइन एक्स आपको पता है एक्स के इक्वल होता है या फिर एक्स से छोटा होता है, बट उसने क्या लोअर लिमिट पूछा। लोअर लिमिट से मतलब लोअर मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है, तो मैंने ये क्या साइन एक्स का एक्सपेंशन किया, क्या एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस में कितना है एक्स पावर 5/5 फैक्टोरियल, फिर माइनस का आएगा, फिर डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक आएगा, ठीक है। अब आप समझो भाई ये वाला जो नंबर है, ठीक है, इन दोनों नंबर्स को तो मैं ऐसे क्लब करके यहाँ लिखता हूँ। इस नंबर की बात करें तो भाई ये नंबर रहेगा तो पॉजिटिव ही, क्योंकि अब x 0 to 1 में जा रहा है, पावर 7/7 फैक्टोरियल, तो ये नंबर पूरा पॉजिटिव आएगा। तो अब ये नंबर पूरा पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो इंटीग्रेशन है dx भी साथ में है, वो तो ध्यान रहना आपको ना। 0 to 1 यहाँ लिखा हमने, एक्स क्यू यहाँ आ रहा है, x माइनस ऑफ एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल dx, ऐसे आएगा। इस बात को आप समझ गए ना, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है या तो इसके इक्वल होगा या फिर इससे बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन इसके इक्वल है, इससे बड़ा ही आना है। अब ठीक है, इसके इक्वल है, इससे बड़ा आना है, तो इसको तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। कितना, एक्स पावर 4 से मैं इंटीग्रेशन पे ध्यान दे रहा हूँ, एक्स पावर 4 यहाँ से अंदर जब जाएंगे तो एक्स पावर 6 आ जाएगा, ठीक, अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 9 नहीं आएगा, पावर्स ऐड होगी, ओके। 0 to 1 यहाँ लिखा एक्स पावर 4 dx। नाउ इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो x पावर 5/5 आ जाएगा, यहाँ से x पावर 7/7 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट की बात करें तो 0 to 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कराते हैं। अपर लिमिट जब पुट कराएंगे तो 1 माइनस 1/5 यहाँ से 1/7.6 आ गया, 7 into 6, लोअर लिमिट पुट करने पे 0 हो जाएगा। अच्छा, इसका वैल्यू कितना है, 42 तो इधर से आ गया, 42 माइनस 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 5 7 into 6, मतलब ये कितना आ जाएगा 30, यहाँ से आ गया तो 210 लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है 37 अपॉन में 210,
ठीक है, तो क्या इसका आंसर आएगा? मिनिमम वैल्यू 37/210 इसके इक्वल होगा। इसका जो मिनिमम जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आएगा? वो ये आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना। अच्छा, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, एक्स साइन एक्स को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। तो कैसे लिखेंगे आप लोग, मैं हिंट देके बस छोड़ देता हूँ, अब आगे बताने की हमें जरूरत नहीं है। एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे जब लिखोगे एक्स इंटू समथिंग तो इससे बड़ा ही आना है इसका जो इंटीग्रेशन है, मतलब 0 to 1 एक्स इंटू समथिंग। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर 3/10 आ जाएगा ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेकंड नंबर जो 5th नंबर का प्रॉब्लम है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो आगे की प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो हमने 5 प्रॉब्लम सीख लिया अभी तक ना। आगे हमारे पास क्या दे रखा है? एक पैराग्राफ दे रखा है। अब इस पैराग्राफ को आप समझिए ना, बहुत ही शानदार पैराग्राफ है और आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 6 and 7 क्या दे रखा है? y बराबर पी एक्स, एक x में पॉलिनोमियल दे रखा है डिग्री 5 का। ठीक बात है। अच्छा, इस पॉलिनोमियल में भी कुछ खास बातें दे रखी थी उसने, बहुत ही आसान सा पॉलिनोमियल है। ऐसे पॉलिनोमियल दे रखा है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसका मिनिमम है, ये इसका मैक्सिमम है और ये इसका मिनिमम है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स वगैरह ऐसे कुछ दे रखे हैं, ये कुछ पॉइंट्स मालूम है हमें। अब सवाल में क्या दे रखा है, सवाल को समझते हैं। सवाल में दे रखा है एक पी डैश एक्स बराबर 0 हैज रियल रूट अल्फा बीटा गामा, मतलब पी डबल डैश एक्स, मतलब पी डबल डैश एक्स का मतलब क्या हुआ? पी डैश एक्स की बात करें तो भैया पावर 4 में जाएगा, पी डबल डैश एक्स की बात करें तो भैया कितना जाएगा? पावर 3 में जाएगा, एक्स पावर 3। तो पी डबल डैश एक्स के हमारे पास 3 रूट आ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, ये दे रखा है। ठीक है, हैज रूट अल्फा बीटा गामा देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ गामा इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा? ये आपसे पूछा हुआ है। अब देखो, पहली बात तो क्या समझो, इस पॉलिनोमियल की बात करें तो ये बहुत आसान सा पॉलिनोमियल दे रखा है। अच्छा, पहले पी डबल डैश एक्स के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि पी डबल डैश एक्स अगर 0 आ रहा है, पी डबल डैश एक्स कहाँ 0 आएगा? एट द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, जिन पॉइंट पे भाई एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज हो। ठीक है, मतलब एफ डबल डैश एक्स जिन पॉइंट पे 0 आ रहा है हमारे पास में उन पॉइंट्स पर क्या होगा? एफ डबल डैश एक्स का रूट आएगा, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर भी खास बात क्या है कि इस पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो एफ डैश एक्स से 3 रूट आ रहे हैं, सॉरी एफ डैश के 4 रूट्स आ रहे हैं। कौन कौन से रूट आए? एफ डैश के रूट के बारे में बात करें तो एक रूट तो ये है एफ डैश एक्स यहाँ 0, एफ डैश एक्स यहाँ 0, एफ डैश यहाँ 0, एफ डैश से मतलब अपना पी डैश के 4 रूट आए। अब इन्हीं के रूट के बीच में क्या हुआ? एफ डबल डैश एक्स का रूट आ रहा होगा यूजिंग रॉल्स थ्योरम। अच्छा, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा ना, अब देखो मैं रॉल्स थ्योरम की अगर बात करूं तो अगर भाई पी डैश 0 आया, मान लो -2 और -1 के बीच में, पी डैश -2 -1 के बीच में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो यूजिंग रॉल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रूट ऑफ इक्वेशन पी एट विच क्या होगा? पी डबल डैश एक्स 0 होगा, मतलब इन दोनों के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट तो आ रहा होगा जहां पर पी डबल डैश एक्स 0 आएगा। ठीक है, तो इसको देखो 4 रूट आ रहे हैं तो भाई एक रूट इसके बीच में आएगा। अब एटलीस्ट का मतलब एग्जैक्टली होगा, तो एक ये पावर 4 का ही आ गया, 1 2 3, इन दोनों के बीच में एक रूट होगा, इन दोनों के बीच में एक रूट होगा, इन दोनों के बीच में एक रूट होगा। तो हमने रॉल्स थ्योरम की हेल्प से बोल सकते हैं। तो रॉल्स थ्योरम की हेल्प से अगर हमने इस बात को बोला तो भाई एक रूट तो इन दोनों के बीच में आया, तो मतलब कहीं ना कहीं एक रूट यहाँ होगा, कहीं ना कहीं एक रूट इन दोनों के बीच में होगा। मैं इसे रेड पेन से दिखाता हूँ या फिर ब्लैक पेन से ना। एक रूट इन दोनों के बीच में आ रहा होगा, एक रूट इन दोनों के बीच में आ रहा होगा और एक रूट इन दोनों के बीच में आ रहा होगा। ये रूट है, मान लो अगर ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा और दिस इज गामा। क्लियर? और यहाँ ओरिजिन यहाँ कहीं है। अब स्टूडेंट्स एक बात तो आपको समझ में आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा जब आप कैलकुलेट करोगे, एक रूट इन दोनों के बीच में आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा कितना है? -2 आया। एक रूट -1 और 0 के बीच में आ रहा है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -1। एक रूट 0 और 1 के बीच में आ रहा है, सो ग्रेटेस्ट रूट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब ग्रेटेस्ट रूट नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। बॉक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -2 आएगा। इन तीनों का सम कितना आ जाएगा? -3 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी इज
करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई है ना, अच्छे ढंग से मैं क्लियर हुआ। नाउ अब आगे का पॉइंट और समझते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन का मिनिमम नंबर ऑफ रूट हमसे पूछा हुआ है। अच्छा, कभी भी अगर ऐसे इक्वेशन दे रखा होगा ना, पी डबल डैश एक्स का होल स्क्वायर पी डैश ट्रिपल डैश एक्स, ऐसे कुछ दे रखा है, तो इसको हमेशा पहले आप ऐसे लिखा करो अलग अलग करके, पी डबल डैश एक्स पी डबल डैश एक्स प्लस पी डैश एक्स और पी ट्रिपल डैश एक्स। तो ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ और इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। तो ऐसा अगर लिखा हुआ है, एरो इधर उधर जा रहा है ना, तो मतलब u इंटू बी का डिफरेंशिएशन कितना आता है बेटा आपको, u को बाहर निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन dv ओवर dx, या फिर ऐसे लिखता हूँ u को बाहर निकाला b डैश, फिर b को बाहर निकाला u डैश, ऐसे कुछ है ना, u का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन इधर आ रहा है, मतलब ये तो क्या लिखा है u इंटू बी का डिफरेंशिएशन। मतलब अगर इस वाली टर्म की अगर मैं बात करूं तो बात तो फिर ये रही ना कि ये तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ p डैश एक्स, इधर से एरो जाएगा तो p डबल डैश एक्स, तो इसी का रूट लिखा हुआ है। तो अब हमसे क्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो p डैश एक्स के तो एग्जैक्टली 4 रूट आ रहे हैं, p डबल डैश एक्स के एग्जैक्टली कितने रूट आ रहे हैं, 3 रूट आ रहे हैं। तो टोटल रूट कितने हुए, 7 हुए हमारे पास में। अगर टोटल रूट अगर 7 है, ठीक, ये आ गया 7 रूट। तो भाई अब इसके डिफरेंशिएशन का तो क्या होगा, एक रूट कम हो जाएगा, डिग्री एक रूट कम हो जाएगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूट हमारे पास कितने आ जाएंगे, कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो क्या ऑप्शन दे रखा है, 6 एंड 7 का बी और सी, 6 एंड 7 का ऑप्शन बी एंड सी, 6 एंड 7 का बी एंड सी सही ऑप्शन है। ओके, और दोनों क्लियर हो गया। अब लास्ट में समझते हैं हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स इंटीजर टाइप। नाउ ये भी बहुत धांसू प्रॉब्लम है ना, एक तो ये प्रॉब्लम हो गया, एक प्रॉब्लम ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी तीनों ही प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, 8th वाला प्रॉब्लम मैं आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ ना, प्रॉब्लम तो हम बाद में बात करेंगे, पहले तो आप इसका मीनिंग समझो क्या लिखा हुआ है। अच्छा देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका लॉजिक, इसका थीम समझो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का थीम क्या होगा। अच्छा पहले तो एक बात समझे कि समेशन ऑफ, ट्रिपल समेशन लिखा हुआ है ना, समेशन ऑफ समेशन ए आई ए जे ए के है ना, इसका सम कैसे निकालेंगे। अच्छा देखो पहले तो आप समझो कि जैसे मान लो आपके 10 ऑब्जेक्ट है, मान लो ऐसे 10 ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, 10 ऑब्जेक्ट है। अच्छा आपने 10 में से अगर 3 का सिलेक्शन किया, 10C3 किन्हीं 3 का सिलेक्शन आया, तो किन्हीं 3 का सिलेक्शन एक्चुअली क्या दिखा रहा होगा, मान लो एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, ऐसे करके कितने सारे ग्रुप आ रहे होंगे 10C3। तो यहाँ कितना आ रहा होगा, मान लो एक ग्रुप में आ रहा होगा A1 A2 A3, तो A1 के करस्पॉन्डिंग लिखें, A1 A2 के करस्पॉन्डिंग लिखें, तो A4 यहाँ आ रहा होगा, फिर ऐसे आ रहा होगा A1 A2 A3 ऐसे करके आ रहा होगा 10C3। तो मतलब ये जो पोर्शन लिखा हुआ है ट्रिपल समेशन वाला, आपको एक बात तो समझ में आया कि 10C3 काइंड ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, उसको समझेंगे ना 10C3। अभी तो 20 ऑब्जेक्ट्स है ना, ठीक है। अच्छा अगर मान लो कि ये आपको समझ में आ गया 10C3 है ना, अब मैं आपको बोलूं इस वाले पॉइंट को जो समेशन में जो टर्म आएगा, मान लो सबका आपने सम कर दिया, एक्चुअली ये किस बात को इंडिकेट करेगा, समेशन ऑफ ए आई ए जे और ए के। इसमें क्या होगा, आई जे से छोटा होगा, जे के से छोटा होगा, के लेस देन इक्वल टू एन और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एन का वैल्यू कितना है 10 आ गया। मतलब 1 से स्टार्ट होगा अप टू आप 10 तक जा रहे होंगे, बीच में कहीं भी कोई इक्वल टू नहीं आ रहा, यही आया हमारे पास में। और ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी भाई, 10C3 टर्म्स आएंगे। 10C3 को अगर मैं देखूं तो 10 9 8 अपॉन में 1 2 3, 2 से 4 बार घटा, 3 से 3 टाइम्स और 120, मतलब 120 से टर्म्स आ जाएंगी। बात समझ में आई, 120 टर्म्स आई। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये सभी टर्म्स 1 1 1 है, मतलब A1 का वैल्यू भी 1 है, A2 का सभी का वैल्यू AI बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, फॉर ऑल I इक्वल टू 1 to 10 के लिए, ठीक है, 1 से 10 के लिए इसका वैल्यू 1 आ रहा है। तो बताओ इस सीरीज का सम कितना होगा, ठीक है। तो सम कितना आएगा भाई, इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे 3 का एक ब्रैकेट बनेगा, यहाँ पे 3 का ब्रैकेट बनेगा, 3 का ब्रैकेट मतलब ग्रुप 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 बनेंगे, 3 का एक ग्रुप बना, दूसरा ग्रुप बना, तीसरा ग्रुप बना, चौथा ग्रुप, ऐसे ग्रुप बनेंगे और 120 ग्रुप बनेंगे, सबकी वैल्यू 1 1 1 है।
तो भाई इसकी वैल्यू, इस ग्रुप की वैल्यू जब 1 आएगी, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, सबको 1 1 1 को 120 बार जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। सही बात है। अगर मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि AI AJ AK ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालो, और साथ में मैंने बोल दिया कि चलो सबकी वैल्यू कितना है, 2 के बराबर है। ये भी 2 के इक्वल आ रहा है, AI कैसा आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है, मतलब A1 A2 A3 A10 सभी 2 2 2 के बराबर आ रहे हैं। और इसका वैल्यू बताओ। तो भैया अब क्या है कि इसकी वैल्यू आप 2 रखोगे, इसकी वैल्यू 2 रखोगे, इसके लिए तो एक ग्रुप का सब, एक ग्रुप से कितना आया सम, मतलब वैल्यू 8 आया, इससे 8 आया, इससे 8 आया, इससे 8 आया, इससे 8 आया, तो कितना आ जाएगा आंसर? 120 गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहां तक की बात तो आपको समझ में आएगी ना। अच्छा, अगर मान लो कि आपसे अगर ऐसे ना करके 4 का पूछ लेते हैं, समेशन ऑफ समेशन ऑफ समेशन, अब I इज लेस देन J इज लेस देन K इज लेस देन L ले लिया, और लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देते हैं, और यहाँ से AI AJ AK और AL ऐसे कुछ पूछ लेते हैं, और सबकी वैल्यूज अगर मान लो 1 1 1 होती, तो भाई आप क्या करते? 10 में से आप 4 4 के ग्रुप बनाते, तो भाई जितने सारे ग्रुप बनते उन सबका हम सम निकालते, यही तो था। और एक ये वाला ग्रुप से कितना वैल्यू आएगा? 1 वैल्यू आएगा, सबकी अलग वैल्यू 1 1 1 होती, तो 1 1 1 आता, तो कितना आंसर आता है? 10C4 आंसर आता। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये बात आपको समझ में आई है ना। तो यहाँ पे PNC लग रही है ना, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, तो आपको इतना तो समझ में आया। थोड़ी सांस लेते और फिर समझाते। अच्छा, आप समझो बात को, क्या करना चाहिए आपको इस प्रॉब्लम में। अब प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ते हैं, है ना, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग ही गया है। अब क्या करते हैं, न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम है, थोड़ी जगह बनाते हैं, इसको हटा देते हैं इन सब बातों को ना। ठीक है, अब समझते हैं बच्चों ना। AI का वैल्यू 1 दे रखा है, कब दे रखा है? जब I का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रहे हैं। AI का वैल्यू 2 है जब 11 से लेकर के 20 तक जा रहे हैं, ये आ रहा है। हमसे क्या पूछा हुआ है? समेशन ऑफ AI AJ AK पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, I ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, J से छोटा है, बट लेस देन इक्वल टू K दे रखा है। ठीक है, और अप टू 20 तक जा रहे हैं ना। अब मुझे इसका सम निकालना है, I इज लेस देन K इज लेस देन इक्वल टू, एक दो डबल आ गया, इसका सम मुझे निकालना है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना प्रॉब्लम को, मैंने क्या किया, नंबर्स को मैं अलग अलग लिखता हूँ। पहले A1 लिखा, A2 लिखा, A3 लिखा, A4 लिखा, और डॉट डॉट मान लो A10 यहाँ तक लिखा। अब मैं A11 लिखते हैं, A12 लिखते हैं, A13 लिखते हैं, और A20 तक लिखा, ऐसा कुछ लिखा। अब मुझे करना क्या है, 20 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर का, 20 में से 3 नंबर का सिलेक्शन करना है। अब 20 में से 3 का सिलेक्शन करेंगे तो कितना आएगा? 20C3 आ जाएगा। अब 20C3 तो हमारे पास ग्रुप बन जाएंगे, मतलब ऐसे वैल्यूज आ रही होंगी, बट उसमें क्या है कि गड़बड़ ये है कि यहाँ पर पहली बात तो इनकी वैल्यूज 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज अलग है, और 11 से लेकर 20 तक की वैल्यूज अलग अलग दे रखी है। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है? J इज इक्वल टू K दे रखा है, ऐसा कुछ मुझे निकालना है। तो अब मैंने क्या किया कि कुछ केसेस लिए है ना, केस 1 है ना, यहां समझो बात को। क्या किया हमने कि मुझे 3 नंबर्स चाहिए, कि हमारे पास AI AJ कैसे है, मतलब क्या दे रखा है कंडीशन? AI AJ से छोटा होना चाहिए, AJ लेस देन इक्वल टू K होना चाहिए। ये तो दे रखा है I इज इक्वल टू J, J इज इक्वल टू K है ना, तो दोनों J इज इक्वल टू जब K हो जाएंगे तो दोनों नंबर बराबर आ जाएंगे। इन दैट केस हमसे A1 इंटू A2 AI इंटू AJ इंटू AK का वैल्यू पूछा हुआ है। अब देखो मुझे क्या 3 वैल्यूज चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि तीनों वैल्यू यहीं से आ गई हो, एक तरीका, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से एक भी वैल्यू नहीं आई हो, 3 0 का केस हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने क्या किया, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से 0 ले लिया, या फिर नंबरिंग से चलते हैं, यहाँ से 3 ले लिया, मान लो यहाँ से कोई 2 वैल्यू ले ली, यहाँ से 1 वैल्यू ले लिया, 2 नंबर यहाँ से आ गए और 1 नंबर यहाँ से आया। या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 नंबर हमने यहाँ से ले लिया, 2 नंबर हमने यहाँ से ले लिए।
या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से एक भी ना लिया और तीनों के तीनों मैंने यहाँ से ले लिया हूँ, यही केस हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या टोटल 4 केस बनेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3 और केस 4। ठीक है, ये 4 केस बने। अब देखो इन केसों को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। अब क्या किया आपने, मान लो कि जो A1 A2 A3 है वो यहीं से सेलेक्ट हो गए, है ना, 1 से लेकर 10 के बीच में से सेलेक्ट हुए। तो क्या हुआ, 10 में से आपने किन्हीं 3 का सिलेक्शन कर लिया, ये आ गया 10C3। एक केस तो हमारे पास में ये हुआ कि जब एक ये केस तो तब आया जब आई जे से छोटा है और जे के से छोटा है। या फिर ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि क्या, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जब जे इज इक्वल टू के हो जाए, मतलब 10 में से आपने किन्हीं 2 का और सिलेक्शन कर लिया, मतलब ये केस बने ना हमारे पास टोटल। एक केस ये तो हो जाएगा जब एग्जैक्टली आई जे के से छोटा होगा, या फिर एक और केस क्या हो सकता है, या फिर जब जे इज इक्वल टू के हो जाए। तो जे इज इक्वल टू के हो जाए तो फिर कितना आ जाएगा हमारे पास में वैल्यू, 10C2 ऐसे केस आएंगे। और हर एक ब्रैकेट से अगर जाए, हर एक जो टर्म बनेगी, जो समेशन बन रहा होगा, तो हर एक समेशन का वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 1 है 1 है 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1 1 आएगा, मतलब इंटू में 1 कर दिया, मतलब फाइनली कितना आ रहा है 11C CR CR प्लस 1, तो 11C3 आया, कम वाले में एक एक जोड़ दिया, ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस, जब यहां से 3 और 0 वाला लिया, 3 0 वाला केस ये रहा। अब दूसरा केस समझते हैं, 2 1 वाला केस। मतलब क्या रहा कि यहां से 2 एलिमेंट मैंने लिए, 2 एलिमेंट में कोई से भी ले सकता हूं, 10C2। ठीक, जब आई जे से छोटा है कोई दिक्कत नहीं है, एक एलिमेंट मैंने यहां से ले लिया। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 यहां से आए एंड एक यहां से आए, एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई। अब इनटू में जब यहां से जब नंबर लिखे होंगे तो हमारे पास नंबर किस फॉर्मेट का आया होगा, जैसे मान लो ऐसे समझो, एक नंबर आया A1 A2 मान लो और A12 आ गया, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो फाइनली प्रोडक्ट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना है, इनटू में 2 आ गया। ठीक है, एक इसका वैल्यू हम यहाँ से आंसर निकाल देंगे। समझ में आया बात ना। एक केस तो हमारे पास ये रहा। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आई इज इक्वल टू जे यहाँ हो सकता है, नहीं सॉरी, यहाँ तो आई इज लेस देन जे वाला केस आया, और बराबर के तो हो ही नहीं सकता ना, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक, अब मान लो कि हमने क्या किया है कि दोनों नंबर्स हमारे पास जो आए हैं ना, ठीक है, दोनों नंबर बराबर नहीं हो सकते ना। हाँ, अब देखो हम बात करते हैं, यहां से एक नंबर लिया और यहां से 2 नंबर लिए। तो यहां से एक नंबर लिया तो कितना है, 10C1 वे से एक नंबर आ गया, कोई सा भी एक नंबर यहां सेलेक्ट हुआ। अब इनटू यहां से हमने 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जो जे और के फॉर्मेट के हो ना, जे और के। तो जे और के में क्या रहा कि 2 नंबर आपको लेने हैं, तो कोई से भी 2 नंबर आप ले सकते हो, 10 में से मैंने कोई भी 2 नंबर ले लिए। अब इससे हमारे पास केस कौन सा बना, केस ये बना कि मान लो कि एक नंबर तो आ गया हमारे पास में A1, मान लो 2 नंबर हमने यहां से ले लिए, एक ले लिया 12 और एक ले लिया हमने 13, ये नंबर आ सकता है, सही बात है ना। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, एक और चीज है कि ये दोनों नंबर तो बराबर हो सकते हैं ना, मतलब A1 इंटू A12 इंटू A12, जे इज इक्वल टू के, A12 इंटू A12, तो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक और केस हमारे पास क्या बन सकता है भाई, 10 में से मैं कोई एक और नंबर ले लूँ, तो 10 में से हमने क्या किया, एक नंबर तो यहाँ से आ गया, 10 में से मैं 2 नंबर सेलेक्ट करने थे मुझे, तो मैंने कोई एक ले लिया, दूसरा भी अपने आप में ही सेलेक्ट हो गया, मतलब हमें A12 मतलब इस वाले प्लेसेस को भरना है। तो या तो A11 दोनों बराबर हो जाए, A12 हो जाए, तो इस वाले केस में कितने सारे केस बने, 10 ही केस बने ना, तो मैंने 10C1 लिख लिया और 10 में से कोई एक ले लिया और उसको रिपीट करके लिख दिया, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो नंबर्स आए, अब हर एक नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आई 1 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 आई, यहाँ से भी 4 ही आएगी, तो इंटू में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया नाउ। ठीक, यहाँ तक की बात हमें क्लियर हुई ना। अगला हमारे पास प्रोसेस क्या हो सकता है कि यहाँ से मैं एक भी नंबर ना लूँ, मतलब 10C0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, चलो लिख देते हैं ना। अब यहाँ से मैं 3 नंबर ले लूँ, तब 3 नंबर अगर मैं ले लूँ तो क्या होगा, 10C3, तीनों डिफरेंट हो जाए, या कोई भी अगर 2 इक्वल हो जाए, तो 10 में से 2 ले लेते हैं और एक को जो इक्वल हो रहा है उसको रिपीट करके लिख देंगे, 10C2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 11C3। और इनटू में कितना आएगा, अब मान लो जो नंबर्स आए हैं तो वही नंबर्स किस फॉर्मेट के रहे होंगे, A11 A12 A13, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा, या फिर मान लो बराबर आ गए तो स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो मतलब अगेन 80 आना है ना।
फाइनली यहाँ 8 आएगा। इन तीनों का आप जब सम करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे ढंग से अब क्लियर हो गया है ना। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, इसको समझो ना, ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना चाहिए हमें, बहुत ध्यान से समझो। P इज इक्वल टू कितना गिवन है, sin3 sin9 sin ऑफ 15 sin ऑफ 21 डॉट डॉट sin ऑफ 87 डिग्री, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास दे रखा है, मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो इसका वैल्यू कुछ आ रहा है 1/2 पावर x आ रहा है, देन x इज इक्वल टू ना, ये हमसे पूछा हुआ है। अब आप काम की बात ये समझें कि 3 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, इन दोनों में 6 का डिफरेंस आया, यहाँ भी 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस आ रहा है, लास्ट में 87 आया। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए होंगे, तो लास्ट टर्म 87 आया बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखते हैं ना, कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। 87 माइनस 3 किया अपॉन में 6 करते हैं और प्लस 1 कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में आगे नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम देखें तो 87 माइनस 3 तो कितना 84 आया, 84 में से अपॉन 6 किया तो 6 से 2 बार और 8 यहाँ से 24 और एक प्लस 1 25 टर्म्स आ गए ना, 25 टर्म्स आए टोटल टर्म्स 25 है ना। 87 माइनस 3 तो 84 हो गया, 84 अपॉन में 6 करेंगे तो 6 से 2 टाइम्स आएगा, तो 24, ठीक है, प्लस 1 में 25 टर्म्स आ रहे हैं। ओके, अब सॉल्व करने के लिए क्या लॉजिक होना चाहिए, तो एक टर्म तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इस वाली टर्म को अगर मैं लिखूं तो इसको मैं cos 3 लिख सकता हूं, आगे sin 3 दे रखा है, तो sin 3 cos 3 कितना बन जाएगा, sin 6 बन जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाली टर्म को अगर मैं देखूं तो sin ऑफ 6 कम करके आएगा 81, मतलब इसको अगर मैं लिख सकता हूं तो cos ऑफ 9 लिख सकता हूं, और sin 9 cos 9 sin 18 बन जाएगा। ठीक है, 18 6 ऐसे कुछ टर्म्स तो आ रही है ना। अब मेरे पास ना तो 18 है ना ही मेरे पास में 6 है, कुछ ऐसा है नहीं जुगाड़। तो अब देखो मैंने क्या किया, एक तरीका और सोचा, एक और सीरीज क्यू लेट किया। इस बात को अब ध्यान समझना, हमने क्या किया, साइन इसके बीच में क्या है 6, एक नंबर 6 में इंसर्ट करता हूं, और एक हमने बीच में से 12 इंसर्ट किया, से 12 लिया, एक 18 लिया हमने, और साइन 18 12 3 3 के डिफरेंस है ना 6, एक 6 6 के डिफरेंस पे दूसरा वाला लिया ना, तो 12 यहां से आ गया 24 डॉट डॉट साइन ऑफ 84, ऐसे सीरीज सोचा है ना। ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से ही आ सकता है ना, जब आप इस तरह की प्रॉब्लम कर लोगे तभी आप ऐसी प्रॉब्लम कर पाओगे ना। अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, P इंटू क्यू। तो P इंटू क्यू जब हमने किया तो ये क्या बना, साइन 3 साइन 6 साइन 9 साइन 12, ठीक है, इस तरह चलते जा रहे हैं अपने, और लास्ट में आएगा साइन 84 और साइन ऑफ 87, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा लिखने से हुआ क्या एक्चुअली, इस टर्म को फिर से देखते हैं। ये तो अपना क्या लिखा हुआ, cos 3 लिखा हुआ है, ये टर्म अपना क्या लिखा हुआ, cos 6 लिखा हुआ है, sin 3 cos 3 यहाँ पर आ रहा है, sin 6 cos 6 भी आ रहा है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन किया, sin 3 cos 3 sin 6 cos 6, ऐसे चलते गए। अच्छा, अब कंबाइन करते जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर देखें तो अब देखो टर्म्स अगर समझे तो ये टर्म्स कितनी आ गई हैं, 3 6 ऐसे करके चल रहा है, तो 87 मतलब फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म लिखा b माइनस ए, अपॉन में कॉमन डिफरेंस लिखा, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का आ रहा है, और प्लस का 1 कर देंगे तो n प्लस 1 है ना। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से कितना है 84, तो यहाँ से 84 में जब 3 से डिवाइड लगाओगे तो 3 से 2 टाइम्स यहाँ से आ गया 2, और 8 यहाँ से आया 28, और एक हमारे पास में कितना आ जाएगा प्लस का 1,
ठीक, पहले टर्म सॉरी बेटा कम आ रही थी ना, 14-15 टर्म्स आ रही थी ना, ये मैं गलत बोल दिया था ना, फिर उसकी हमें जरूरत नहीं थी। अभी 28 यहाँ पर आया और एक टर्म यहाँ पर 29 टर्म्स आ रही है, 29 टर्म्स आए। और मिड टर्म कौन सा होगा, जब अपन चलते जाएंगे तो मिड टर्म बनेगा हमारे पास साइन 45। तो साइन 45, तो इससे पहले क्या आ रहा होगा, साइन 42 आ रहा होगा और यहाँ साइन 48 आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या हुआ, साइन 42 और साइन ऑफ कॉस ऑफ 42, मतलब इस वाले पार्ट को तो मैं कॉस 42 लिख दूंगा, ये से कंबाइंड हुआ और एक टर्म अपना छूट गया। तो जो टर्म अपना छूट गया वो कौन सा छूटा, साइन 45। ठीक है, ये आ गया। टोटल टर्म्स की अगर बात करें 28 टर्म्स तो ये हो गई, मतलब एक क्लब होकर कितना है टोटल 28 टर्म्स, यार 29 टर्म्स थी, एक टर्म ये हटा दिया तो 28 हुए, क्लब करने पे कितना बचा, 14 बचा। तो 14 टर्म्स, 14 ब्रैकेट लिखे हुए। अच्छा, इसमें देखो फॉर्मूला बनाने के लिए सब में 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना 2 पावर 14 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब समझो बात को, ऊपर वाले पार्ट को अगर मैं लिखूं साइन 6, साइन 12, फिर साइन 18 आएगा, 3 6 9 है ना, ऐसे 18 आ जाएगा और यहां से चलते जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 84 आ गया। अपॉन में कितना आया, 2 पावर 14, इसे 1/√2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का हाफ आ जाएगा। तो पी क्यू इतना आ गया। अब इस बात को अगर आप ध्यान से समझें तो देखो साइन 6, साइन 12, साइन 18, तो ये तो अपने आप में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है, दैट इज क्यू। और क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो पी बराबर कितना आया, पी बराबर आया 2 पावर 14.5, इतना आ गया। और आपसे क्या पूछा हुआ था, p इज इक्वल टू और 1/2 पावर x दे रखा है, मतलब इसका वैल्यू 1/2 पावर x है, तो x इज इक्वल टू, तो भाई x कितना आ जाएगा, x आएगा 14.5। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से क्लियर हुआ होगा ना, बहुत ही सही प्रॉब्लम था। अच्छा, ये प्रॉब्लम आप ऐसे नहीं कर पाओगे जनरली, क्या है कि आप जब तक आपको पता ना हो, जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो, तब तक आपको ऐसे आइडिया नहीं आ पाएंगे। इसी वजह से इस प्रॉब्लम को यहाँ पर लिया गया था। ओके, चलो ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, समझो, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ऐसे एक टर्म दे रखा है, दैट इज इक्वल टू दिस टर्म दे रखा है, x1 एंड x2 वेयर x1 इज लेस देन x2 आर टू वैल्यू ऑफ x, सेटिस्फाइंग दिस अबव, इसको सेटिस्फाई करना है। आपको आगे देखा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो अल्टीमेटली तो पहला काम तो आपका टारगेट क्या हो गया, x1 x2 को यहाँ से फाइंड आउट करना है, दो वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद आपको ये मालूम चल जाएगा तो डेफिनेट इंटीग्रल का उस वैल्यूज वगैरह आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, लॉजिक समझो। पहली बात तो देखो, लॉजिक में ऐसी प्रॉब्लम को देखते ही तुरंत समझ में आना चाहिए क्या लॉजिक रहा होगा। x² यहाँ लिखा हुआ है प्लस 1 माइनस ऑफ x², इसका मॉड दैट इक्वल टू 4 इंटू में कितना आ जाएगा, 3/2 माइनस ऑफ 2 पावर x² माइनस 3 माइनस ऑफ 2 पावर x² प्लस 1। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया ना, ये टर्म दे रखा है। अब देखो ये दोनों टर्म बराबर है, तो अब क्या रहा होगा, ये टर्म की अगर मैं समझूं, इस टर्म की बात करूं तो भाई एम जी एम से मैं ये बोल सकता हूं ये वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये वाला टर्म कितना जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आया। और कहां पर आया, जब x² का वैल्यू 1 के बराबर हो। अच्छा, इसका मिनिमम वैल्यू की बात, इसकी मिनिमम वैल्यू 4 है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। और मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रहा है, x² इक्वल टू 1 पर, मतलब दोनों के जहां पे मिनिमा अकर हो रहा है, दोनों का जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम सेम है, मतलब ओवरऑल का मिनिमम वैल्यू कितना आया, 4 आया। और ओवरऑल का मिनिमम वैल्यू 4 आया, और कहां पे अकर हुआ भाई, ओवरऑल का अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो ओवरऑल 4 के इक्वल आएगा, उससे आएगा, और x² इक्वल टू 1 पर आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल का मिनिमम, भाई दो मिनिमम को हम ऐड कर सकते हैं जब वो जो मिनिमा वो सेम पॉइंट पे अकर हो रहा हो। ठीक है, एक बात तो हमने ये समझ में आया कि इधर वाला जो टर्म लिखा हुआ है, अगर मैं अपनी स्क्रीन के हिसाब से देखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में है ना, ये लेफ्ट हैंड। ओके, इस वाले टर्म को अगर देखें थोड़ा एएमजीएम थोड़ा सा समझ में आता है ना, एक काम करते हैं पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 यहाँ बना माइनस ऑफ 2 स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे x² माइनस 1 ऐसे लिखा, माइनस साइन ऑफ 2 पावर x² है ना, माइनस 1 जब यहाँ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पावर 2 स्क्वायर, x² माइनस 1 यहाँ हो गया, तो 2 स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा
तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर, सही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2 को देखो अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 स्क्वायर यहाँ बना, यहाँ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 स्क्वायर आएगा और नीचे लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक। अच्छा अब देखो इस टर्म को अगर आप देखो, मैं माइनस साइन तो यहाँ से कॉमन लेता हूँ और ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये भी एम जी एम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कितना आएगा, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया माइनस साइन से, मतलब ये ओवरऑल जो एक्सप्रेशन आ रहा है कैसा आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 4 आया। अच्छा ये एक्सप्रेशन कब अकर हो रहा है, जब ये वाला वैल्यू कितना आ जाए, टी कॉमा वन, टी प्लस वन अपॉन टी की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम कहाँ कर होगा, टी इज इक्वल टू 1 पर, मतलब 2 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 1 हो जाए, तो मतलब 2 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 1 आया, तो मतलब यहां से अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब इसका जो मिनिमा है एक्चुअली वो कहाँ कर हो रहा है, 1 पे आकर हो रहा है। ठीक है, तो काम की बात क्या रही कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो भाई दोनों का जो मिनिमम अकर हो रहा है, दोनों इक्वालिटी होल्ड होगी, तो इक्वालिटी कब होल्ड होगी, जब दोनों 4 के बराबर हो जाए, और 4 के बराबर होंगे तो भाई कब अकर होगा, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आया, प्लस माइनस 1 आया, मतलब दो वैल्यू जाएंगे, एक तो वैल्यू 1 आया और एक वैल्यू माइनस 1 आया, एक माइनस 1 और एक प्लस 1 आया। ठीक है ना, x1 x2 हमारे पास में क्या दो वैल्यूज दे रखी थी और x1 x2 से छोटा है, मतलब काम की बात क्या रही कि ये x1 है और ये x2 है। तो देखो पहले हमें सिर्फ यहाँ तक इस बात को समझना था, जो हमने यहाँ तक समझ लिया ना। अब आती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बारी। प्रॉब्लम क्या है, ये है, तो यहाँ से इस पोर्शन को हटा देते हैं, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। x1 का वैल्यू मुझे पता है -1 और x2 का वैल्यू कितना आ रहा है, +1, ये आया ना। प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं। x1 प्लस x2 तो कितना है, 0 है। x1 x2 कितना है, 1 है, माइनस x1 कराएंगे तो 4 यहां पर आ गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 4, तो 1 प्लस टेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहां लिखा हुआ है ये टर्म। देखो अभी भी क्या सवाल में महाभारत बची हुई है, महाभारत समझते हो आप, मतलब अभी युद्ध बचा हुआ है अभी तो, है ना, युद्ध अभी बाकी है, तो महाभारत अभी बची हुई है ना। तो यहां तक तो बात समझ में आई। अब हमें इतना भी समझ में आता है कि भाई इस वाले पार्ट की हमें रेंज निकालें, 10 के अंदर ऐसा कुछ पोर्शन दे रखा है। तो देखो मैंने क्या किया, अब हम अलग कलर से लेते हुए अलग बातें करते हैं। तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसमें मैंने लिखा 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसा कुछ लिखा। अब मैं इस वाले पार्ट की रेंज निकालता हूँ। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसे वेरी करेगा भैया, 0 से लेकर 1 तक, उसमें जब 1 ऐड करा दोगे तो पूरा ऐसा कैसे वेरी करेगा, 1 से लेकर के 2 तक, 2 पे ओपन आ जाएगा ना। अब क्या किया, इफ अब 1 में 1 से लेकर 2 इंटरवल को जब डिवाइड कर रहा हूं तो भैया इसका जो आउटपुट है कितना आ जाएगा, 1/2 से लेकर के 1 तक का आउटपुट आएगा, या 1 पे ओपन और इस पे क्लोज आएगा। बात समझ में आई हमें, इतनी सी बात हमें ये समझनी चाहिए थी। अच्छा देखो इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 1/x के ग्राफ से, 1/x के ग्राफ में आप 1 से लेकर 2 तक की वैल्यूज डाल रहे हो, तो ये आउटपुट में क्या निकला 1, और यहां से आउटपुट में कितना निकलेगा 1/2, तो 1/2 से 1 तक की वैल्यू ही आउटपुट में आई। अब क्या 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, सोचो मत, है ना। 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया तो एक नंबर 1/2 आया, ठीक है। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया, तो 0 को पहले लिखेंगे, ठीक है। 1/2 पे ओपन था तो यहाँ ओपन लगाएंगे और यहाँ क्लोज लगाएंगे, मतलब ये पूरा जो हिस्सा है ये 0 से लेके हाफ के बीच में वेरी कर रहा है। गजब बात है ना। अब हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 दे रखा है, तो मतलब कहीं 1 से छोटा, π/4 से छोटा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर 1 से छोटा आ गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। तो अब मुझे ये समझना है कि 1/2 और π/4 में क्या रिश्ता आता है। तो 1/2 और π/4 मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, 1/2 और π/4 में कौन छोटा बड़ा है, तो ठीक है -π/4 करते हैं, निकालते हैं, तो 4 माइनस ऑफ 2π अपॉन में 8 कर लेते हैं, तो ये वैल्यू तो कैसे आएगी, नेगेटिव 6 पॉइंट समथिंग। अगर इसका नेगेटिव आना हुआ तो मतलब ये नंबर बड़ा हुआ और ये नंबर छोटा हुआ, सॉरी नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये 1/2 तो छोटा है और π/4 बड़ा है अपना, नेगेटिव आ रहा है, तो 1/2 छोटा है ना। अब क्या है, क्या बोल रखा है,
1/2 और π/4, 0 से लेके 1 याद रखा है, 1 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, 0 से 1/2 इतना आ गया ना। इस बात को एक बार फिर से समझते हैं ना, सही से समझाते हैं। अब 1/2 और π/4 के बारे में मुझे बात समझनी है ना, तो मैंने ये किया 1/2 तो यहाँ लिखा, माइनस ऑफ π/4 यहाँ लिखा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया, तो 4 यहाँ से आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 पाई, पाई अपना 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, अपॉन में 8 आया, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आई। इसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो इसका मतलब क्या हुआ, π/4 बिगर क्वांटिटी है, मतलब नंबर लाइन पे अगर देखें तो 1/2 यहाँ कहीं आ रहा होगा, 1/2 छोटा होगा और π/4 बड़ा होगा, तो π/4 यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब देखो समझो बात को, अपना ये वाला जो हिस्सा है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के 1/2 तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 1/2 तक, मतलब π/4 तक जब जाते हैं, π/4 तक की बात करें तो भाई 1045 कैसा आता है, 1045 1 होता है, और 1045 1 होता है, मतलब π/4 तक अगर चले तो 1 आता है ना, और π/4 से अगर कम जाएंगे तो 1 से छोटी वैल्यू आती है, तो हाफ तो कैसा आ रहा है, π/4 से छोटा है, मतलब ये जो हिस्सा लिखा हुआ है 10 के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो एक्चुअली π/4 से छोटा है, मतलब 10 का जो आउटपुट है वो 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटा आने की वजह से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 0। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, तो भाई अब कहानी ये रही, अब सारा जो खेल जो चल रहा है, अब यहां से नीचे करके समझाते हैं आपको। तो हिस्सा अब ये रहा कि 0 to 4 तो यहाँ गए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/4 और dx, 1 + 0 तो 0 हो जाएगा, dx आ गया, ठीक है। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ये जो इंटीग्रेशन है, अब इसको सॉल्व करना है। x कैसे वेरी कर रहा है, 0 से लेके 4 तक, x/4 कैसे वेरी करेगा, 0 से लेके 1 तक, तो ये नंबर 0 से लेके 1 तक ही लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो कितना आ जाएगा, 0 to 4 x/4 ही आ जाएगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना। तो 1/4 को तो बाहर निकाल देंगे, x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x² 2, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 to 4 पुट कराएंगे 16 को हमने लिखा 16/8, यहाँ से आ जाएगा, 0 वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, फाइनली इसका आंसर कितना है, 2 आया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ दिस कितना आएगा, आंसर इज 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आंसर 2 है, क्या दिया है चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर इज 2 ना। 10th का आंसर कितना है, 2 है, और 9th का कितना है, 14.5 है ना, ठीक है, यही आ रहा था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके मजा आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना, मतलब जो परफेक्ट जो जेईई एडवांस की प्रॉब्लम्स होती है ना, आप उस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो ना। एक्चुअली क्या जेईई एडवांस में इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आप जेईई एडवांस 2019 का पेपर अगर देखो तो वो तो इससे भी कहीं ज्यादा भारी पेपर था, ठीक। तो अगर आप इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो आई एम श्योर कि आपको जो जेईई एडवांस में जो आपको प्रिपरेशन में आपको एक बूस्ट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।